Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the chapter 8, the environment and natural resources. Now the important question of the chapter, what does the UNEP stand for? UNEP से क्या अभिप्राय है? क्या है ये? UNEP stands for the United Nation Environment Program. ये United Nation का एक environment को लेकर प्रोग्राम है to hold international conference, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को शामिल किया गया है to promote coordination to effective response to the environmental problem, ताकि environmental problems को solve किया जा सके. What is Agenda 21? Agenda 21 क्या है? Agenda 21 is a list. ये वो लिस्ट है डेवलप प्रैक्टिस की जो इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके. What do you mean by global common? अब ग्लोबल कॉमन से क्या अभिप्राय है? ग्लोबल कॉमन आर द कॉमन, ये वो कॉमन एरियाज हैं गवर्नेंस बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा देखा जाता है ओवर द एरियाज और रीजन, जिसमें वो एरिया और रीजन आ जाते हैं विच आर लोकेटेड, जो मौजूद हैं आउटसाइड द सवर्जन ज्यूरिडिक्शन, जो किसी भी देश की सीमा से बाहर है, ऑफ एनी ऑफ स्टेट और अथॉरिटी. व्हाट इज UNFCCC? The 1992 United Nations Framework Convention Climate Change, that is stands for UNFCCC, provides, ये provide करता है that the party should act to protect the climate, कि सभी इस तरीके से एक्ट करेंगे जिससे कि क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया जा सके, सिस्टम को, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी के बेसिस पर एंड इन अकॉर्डेंस विद द कॉमन बेसिस पर, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो डिफरेंट हैं. सजेस्ट एनी 2 steps to be taken by the government to check pollution and save environment. सरकार द्वारा निर्धारित 2 कदम जिसमें एनवायरनमेंट को सेव किया जा सके, पॉल्यूशन को चेक किया जा सके. नंबर 1, इंडियाज नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी. 7, मैंडेटेड क्लियर फ्यूल्स ऑफ आवर व्हीकल, जिसमें व्हीकल्स के लिए क्लियर व्हीकल्स को यूज किया गया है, क्लीन व्हीकल फ्यूल्स को यूज किया गया है. द एनर्जी कन्वर्शन एक्ट पास इन 2001, ये एक्ट 2001 में पास हुआ. आउटलाइन इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा मिले. द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 encouraged the use of renewable energy, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में लागू किया गया जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा. मेंशन एनी 2 आउटकम्स ऑफ रियो समिति. रियो समिति के 2 आउटकम्स क्या हैं? इट प्रोवाइड्स अ कॉन्सियसनेस टू कंबाइन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को कंबाइन इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है विद द इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाता है. इट रिकमेंडेड, ये रिकमेंड करता है लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस, उन प्रैक्टिसेस को, डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को जो एजेंडा 21 के अंतर्गत आते हैं, विच इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटीज की वजह से, फॉरेस्ट्री के लिए एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस के लिए. गिव एनी 2 एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स. 2 कंसर्न ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट कर रही है, इज एन अलार्मिंग, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर द होल इकोसिस्टम. लॉस ऑफ फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता कम हो रही है एग्रीकल्चर में, लैंड के अंदर, ड्यू टू एक्सट्रीम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड ओवरग्रेज ग्रासलैंड, और जो ग्रासलैंड्स हैं वो ज्यादा ओवरग्रेज हो रहे हैं. Explain the most obvious threat to the survival of indigenous people. सबसे बड़ा threat indigenous people के लिए वो क्या है? The most obvious threat to the survival of indigenous people is the loss of land. सबसे पहले उनके लिए जमीन की कमी पड़ती जा रही है, which was occupied by their ancestrals, जो उनके ancestrals द्वारा occupy किया गया था. The loss of land refers to a loss of their economic resource also. अगर उनकी कमी जमीन में आती है तो उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेस में भी कमी आती है.
How did the Earth Samiti draw to of global politics towards environment? किस तरीके से अर्थ समिति ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को एनवायरमेंटल इश्यूज की तरफ बढ़ावा दिया? The Earth Samiti drew attention of global politics towards the environmental issue because it produced conventions to deal with climate. क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से हमें क्लाइमेट के साथ डील करना है, जो बदलाव आ रहा है क्लाइमेट में, बायोडाइवर्सिटी में जो चेंजेस आ रहा है, फॉरेस्ट्री में, एंड रिकमेंडेड द लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस. और वो लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस हमें मिलती है, रिकमेंड की जाती है एजेंडा 21 के जरिए, विच कंबाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हमें एक साथ ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, नोन एज, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, एज वेल एज अर्थ समिति. और उस अर्थ समिति के जरिए भी जो ज़्यादा स्ट्रेस देती है कोऑपरेशन के ऊपर ऑफ द स्टेट्स टू कंजर्व, ताकि हम अच्छे से कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, रिस्टोर कर सकें द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम. मेंशन द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इकोलॉजिकल इश्यू. इकोलॉजिकल इश्यूज को लेकर जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? द फर्स्ट वन, कॉमन एनवायरमेंटल एजेंडा. जो कॉमन एजेंडा है एनवायरमेंट को लेकर, विल नॉट गेट कॉमन कॉन्शियस. उसमें कॉमन कॉन्शियसनेस नहीं हो रही है ड्यू टू द बिग्यू साइंटिफिक मेथड, क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स यूज हो रहे हैं. मैनेजमेंट ऑफ आउटर स्पेस इन इन्फ्लुएंस बाय नॉर्थ साउथ इक्वलिटीज. नॉर्थ साउथ की इक्वलिटीज के बेसिस पर काफ़ी जो आउटर स्पेस का मैनेजमेंट है वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है. टेक्नोलॉजिकली एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर ऑल्सो द इशू. ये भी वो इशू हैं जो ओवर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशन फ्लोर पर मौजूद हैं. ओजोन होल ओवर अंटार्कटिक ऑल्सो रिवील्ड. ओजोन होल जो अंटार्कटिक पर मौजूद है वो भी रिवील करता है अपॉर्चुनिटीज को, एज वेल एज डेंजर, और तो और खतरे को बढ़ाता है इनहेरेंट इन टैकलिंग ग्लोबल एनवायरमेंट प्रॉब्लम, जिसके बेसिस पर इन ग्लोबल एनवायरमेंट प्रॉब्लम को टैकल किया जाए. व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट. ये वो एक अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट है जो साइन किया गया 1997 के अंदर, क्योटो के अंदर, फॉर सेटिंग टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, जिसमें इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के लिए एक टारगेट को सेट किया गया टू कट देयर ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें वो अपनी ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को कम करेंगे. सर्टेन गैसेस, कुछ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा, ये वो गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए. दिस ग्लोबल वार्मिंग में राइज द ग्लोबल टेम्परेचर, इससे ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है टू हैव कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो कि अर्थ पर लाइफ के ऊपर गहरा असर डालेगा. व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन प्रॉपर्टी? अब कॉमन प्रॉपर्टीज क्या हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिफर्स टू द राइट, ये उन अधिकारों से है, ड्यूटी से हैं, ऑफ अ ग्रुप टुगेदर ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर हमारे अधिकार बनते हैं विद द फॉलोइंग नाम्स. द ग्रुप मेंबर्स एंजॉय राइट एंड ड्यूटीज बोथ ओवर नेचर. जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो दोनों अपने राइट्स एंजॉय करते हैं दोनों ही जगह पर, नेचर के ऊपर. लेवल ऑफ यूज एंड द मेंटेनेंस ऑफ द गिवन रिसोर्सेज, जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर उनको मेंटेन करने के लिए. इन इंडिया, भारत में, मैनी विलेज कम्युनिटीज हैव डिफाइंड मेंबर्स राइट, बहुत सारे मेंबर्स को अधिकारों को डिफाइन किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया गया थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत. द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स ऑन स्टेट ओन्ड forest land appropriately fit the descriptions of common property. Common properties के अंदर जो जितना भी फॉरेस्ट्री एरिया आ जाता है उन सब एरियाज को मैनेजमेंट के अंतर्गत लाया गया, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया. What is resource geopolitics? Resources geopolitics क्या है? Resources geopolitics is concerned with allocations of distribution of natural resources, जिसके अंतर्गत नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द नेशन स्टेट्स के अंदर ऑफ ग्लोबल अरेना.
इट इज अबाउट हु गेट्स व्हाट, और इसमें वो सब आता है कि किसको क्या मिलेगा, व्हेन कब मिलेगा, वेयर कहाँ मिलेगा, एंड हाउ और कैसे मिलेगा. Interstate rivalry and Western geopolitical thinking about resources have been dominated by the relationship of trade, war and power. और यही rivalry जो है वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थिंकिंग को लेकर, वो रिलेशनशिप ट्रेड को बढ़ा रहा है, वॉर को बढ़ा रहा है एंड पावर को बढ़ा रहा है. Is there any difference between the perspective adopted by rich and poor nations to protect the earth example? Explain. क्या ऐसा कोई जरिया है जिसके जरिए रिच और पुअर नेशंस को प्रोटेक्ट करने का जरिया मिल सके धरती को? Yes, the rich and the poor nations adopted different perspectives to protect the earth. दोनों ही राष्ट्रों ने, तरीके के राष्ट्रों ने कुछ पर्सपेक्टिव्स को अडॉप्ट किया है ताकि अर्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके एट रियो समिति के अंतर्गत. द रिच कंट्रीज वर नोन एज ग्लोबल नॉर्थ, जो रईस देश हैं वो ग्लोबल नॉर्थ के नाम से जाने जाते हैं, वेयर एज द पुअर कंट्रीज वर कॉल्ड ग्लोबल साउथ, और जो गरीब देश हैं उन्हें ग्लोबल साउथ के नाम से जाना जाता है. नॉर्थ स्टेट्स शोड कंसर्न, जितने भी नॉर्थ स्टेट्स हैं वो अपना कंसर्न शो करते हैं विद ओजोन डिप्लेशन को लेकर एंड ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, whereas southern states showed concern for economic development. जहां southern state की बात करें तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट की तरफ. What is mean by the common property resources? Common property resources से क्या मतलब है? Explain with example. Common property refers to the right. ये वो अधिकार है और ड्यूटीज हैं of a group together, जिसमें सभी मिलकर नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए हासिल करते हैं. द ग्रुप मेंबर एंजॉय राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ ओवर नेचर लेवल ऑफ यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ द गिवन रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज मिला हुआ है उसका यूज को लेकर अधिकारों को एंजॉय करना. इन इंडिया, भारत के अंदर, मैनी विलेज कम्युनिटीज हैव डिफाइंड मेंबर्स. उन्होंने कई तरीके से मेंबर्स को डिफाइन किया है राइट्स को लेकर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत. द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, कई तरीके के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए गए हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम तैयार किए गए हैं ताकि इन फॉरेस्ट लेवल को ठीक किया जा सके और उनके डिस्क्रिप्शंस को लोगों को कॉमन प्रॉपर्टी तक पहुंचाया जा सके. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबल कॉमन. ग्लोबल कॉमन क्या है? गिव एनी 4 एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल कॉमन. 4 एग्जाम्पल दीजिए. द एरिया ऑफ रीजन, वो इलाका जो लोकेटेड है किसी भी देश के जुरिडिक्शन से बाहर ऑफ एनी स्टेट एंड रिक्वायर कॉमन गवर्नेंस, और उसे कॉमन गवर्नेंस की जरूरत है बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा, आर कॉल ग्लोबल कॉमन. उसे ग्लोबल कॉमन कहा जाता है. अर्थ एटमॉस्फेयर, धरती का एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिक ओशन, जितना भी अंटार्कटिक ओशन है, फ्लो एंड आउटर स्पेस, दीज आर कॉल्ड ग्लोबल कॉमन. दे आर एक्सप्लॉइटेड एंड पॉल्यूटेड. ये एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, पॉल्यूटेड हो रहे हैं क्योंकि विग्यू साइंटिफिक एविडेंस, बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस है. दिस लैक ऑफ कंसेंस और कॉमन एनवायरमेंटल इशू, इसमें बहुत सारे कॉमन एनवायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, नॉर्थ साउथ इक्वलिटीज आ जाती है एंड देयर एक्सप्लॉइटेटिव एक्टिविटीज एंड कंपटीशंस लैक प्रॉपर मैनेजमेंट ओवर आउटर स्पेस. टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैव आल्सो अफेक्टेड अर्थ. जितना भी टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है वो भी अर्थ को काफी इफेक्ट कर रहा है, उसके एटमॉस्फेयर को, ओशन फ्लोर को इफेक्ट कर रहा है. डिस्क्राइब एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट. भारत ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे वो एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर सके. द इंडियन गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एफर्ट्स. भारतीय सरकार पूरी तरीके से ग्लोबल एफर्ट्स में सहयोग कर रही है थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोग्राम, कई सारे प्रोग्राम के तहत. इंडियाज नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी मैंडेट क्लीनर फ्यूल्स फॉर व्हीकल. भारत ने जो ऑटो फ्यूल पॉलिसी को अडॉप्ट किया है उससे क्लीन व्हीकल्स के लिए फ्यूल्स प्रोवाइड किया जा रहा है. द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 outline initiative to improve energy efficiency. Electricity Act 2003 encourage the use of renewable energy. Recent trends in importing natural gas
and encouraging the adoption of clean coal technologies shows that India is making real effort. India is also keen to launch a national mission. एक ऐसा नेशनल मिशन को लॉन्च करने के लिए भी भारत उत्सुक है on biodiesels using about 11 million hectares of land to produce biodiesel by 2011 or 12. Define indigenous population. Indigenous population क्या है? Highlight any two problem of such people. और इन लोगों की कुछ problems बताइए. The UN defined indigenous people as comprising the descendant of peoples who inhabited the present territory of a country at the time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there. UN ने उन इंडिजिनियस पीपल को के पॉपुलेशन को डिफाइन किया है जो किसी बाहरी देश के आने से पहले वहां रह रहे थे, फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ओवरकेम देम. द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय सच पीपल. उन लोगों की कुछ प्रॉब्लम वो हैं निम्न. दे लॉस्ट देयर लैंड्स. उनकी अपनी खुद की जमीन उनसे छीन गई है. विच बिलोंग टू देम ओनली फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो एक लंबे समय से उनके पास थी. The loss of land refers to a loss of economic resources base. जब उनसे उनकी जमीन छीन गई तो इट मीन्स उनका जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो भी उनसे खत्म हो गए. Issues related to the rights of the indigenous communities have also been neglected in domestic and international politics for long. एक लंबे अंतराल तक इंडिजिनियस पीपल के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को और इनके इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी नेग्लेक्ट किया है. इश्यूज रिलेटेड टू द राइट्स. जितने भी अधिकारों को लेकर इश्यूज हैं इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के हैव ऑल्सो बीन नेग्लेक्टेड. वो भी नेग्लेक्ट हुए हैं डोमेस्टिक के बेसिस पे भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बेसिस पर भी एक लंबे समय तक. एक्सप्लेन इंडिया स्टैंड्स ऑन एनवायरमेंटल इशू. एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर भारत का स्टैंड कहां तक है? व्हाट स्टेप हैव बीन सजेस्टेड बाय इंडिया इन दिस रिस्पेक्ट. और भारत ने कौन से कदम उठाए हैं? इंडिया प्लेज अ डोमिनेटिंग रोल अमंग द एशिया कंट्रीज. एशियन कंट्रीज में भारत जो है वो एक डोमिनेटिंग रोल अदा कर रहा है ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. फर्स्ट, इंडिया साइन एंड ratified the 1997 Kyoto Protocol in August 2002. 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने साइन किया, which emphasize the following principles common but differentiate responsibility. जो एक कॉमन प्रिंसिपल्स पर आधारित है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड है. इंडिया फील्स. भारत महसूस करता है दिस कंट्रीवेंट द वेरी स्पिरिट UNFCCC. इसमें भारत UNFCCC पर पूरी आस्था रखता है. Neither does it seem fair to impose restriction. क्योंकि इसमें ना तो वह रिस्ट्रिक्शन लगाता है on India when the country's rise per capita carbon emissions by 2030. क्योंकि जिस तरीके से भारत में लोग राइज कर रहे हैं उस हिसाब से कार्बन एमिशन पे राइज हो रहा है. इज लाइकली टू स्टिल रिप्रेजेंट लेस, और अभी भी जो कि कम मौजूद है देन हाफ द वर्ल्ड एवरेज, जिसमें दुनिया का आधा एवरेज आ जाता है. What do you mean by environmental movement? Environmental movement क्या है? Explain. Environmental movement are the movement. ये वो movements होती हैं जो ग्रुप के जरिए लॉन्च किया जाता है environmentally. Environment को ध्यान में रखकर. Conscious to challenge environmental degradation, जिसमें environmental degradation को चैलेंज किया जाता है. To work at both the national and international level. दोनों ही स्तर पर काम करके, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, और लोकल लेवल. These movements raise new ideas. इन मूवमेंट्स के बेसिस पे नए नए आइडियाज आते हैं for the long term visions of what we should do, not do in our individual and collective lines. जिसमें हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सबके साथ ही मिलके किया जा सकता है. These environmental movements may be diverse in nature. ये नेचर में अलग अलग होती हैं. The forest movement of the south in Mexico, Chile, Brazil, Malaysia, Indonesia, continental Africa and India are faced with the enormous pressure. Categories of environmental movement. The first one is forest movement. The second one is movement against mining, cooperation and mineral industries
water pollution. Third, anti-dam movements against the constructions of mega dam rise to disturb channel of rivers. Oil is an important resource. Oil एक important resource है in global strategy that affects the geopolitics and global economy. Comment. Oil is resource which generates immense wealth. Oil एक ऐसा resource है जिसके तहत बहुत तादाद में wealth इकट्ठी होती है. Hence it creates political struggle और इसी basis पे political struggle भी बढ़ता है involving industrialized countries जिसमें industrialized countries शामिल हो जाते हैं to adopt various method अलग अलग method को adopt करके to ensure steady flows of oil जिसमें लगातार oil का flow चालू रहे. This includes development of military process. इसमें military process में development चाहिए. Near exploitations sites and along sea lanes of communications. The stockpiling of strategic resources. They support multinational companies by making favorable international agreement. इसमें multinational companies को ज़्यादा support मिलता है ताकि वो favorable international agreement कर सकें. The global economy relied oil as a portable and indispensable fuel. एक इस तरीके का fuel है जो कि पोर्टेबल भी है और इंडिस्पेंसिबल भी है. Hence the history of petroleum is the history of war and struggle. क्योंकि इसी history of petroleum जो है ये history of war भी बन चुकी है और struggle भी. It create conflicts. इसमें conflicts को बढ़ावा मिलता है between Iraq and Saudi Arabia as Iraq known reserves are second only to Saudi Arabia and since substantial portion of Iraqi territory are yet to be fully explored, there is a fair chance that actual reserves might be far larger. This is the video of your 8th chapter, the environment and natural resources. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.